जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज ये साइंस का वीडियो 7वां हम करने जा रहे हैं। तो आप सभी को एक मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरू करना चाहता हूँ कि दुख शोक जब जो आ पड़े, सौ धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। मैत्री शरण गुप्त जी का ये कहना था कि सुख दुख जब जो आ पड़े, सौ धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। तो इसीलिए कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहना है और अपनी मंजिल को पा करके ही दम लेना है। इसीलिए दुनिया चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी सुने, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना जो काम है, जो कर्तव्य है, वो हमेशा करते रहना है। सफलता हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम मेहनत ही अपने हाथों से कर सकते हैं। सफलताओं तो खैर वो तो किस्मत में भी रहेगा तो हो जाएगा, और अपने मेहनत पर ही ये कह सकते हैं कि वो किस्मत भी साथ देने वाला है। क्योंकि यदि मेहनत नहीं करेंगे तो किस्मत भी साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि जो मेहनत करता है उसी को किस्मत भी साथ देता है। निकम्मों को तो क्या, वो तो जिंदगी भर कोसते रहते हैं अपने किस्मत को ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो का एक पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्वेश्चन है कि इसमें डैश स्थिति में वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। मतलब कह रहा है कि ऐसा कैसा एनवायरनमेंट रहेगा जिससे कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाएगी। तो देखिए, इसमें जो उच्च आर्द्रता होता है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाएगा, नहीं कि जैसे बरसात और के दिन में हो जाता है तो देखते हैं कपड़ा जल्दी सूखता नहीं है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण उससे पानी रिसना बहुत कम हो जाता है, नहीं कि वाष्पीकरण बहुत कम होता है। तो उच्च आर्द्रता जब हो जाएगा तो उस स्थिति में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आप पौधे की पत्तियों से, ठीक है, पौधे की पत्तियों से पानी का वाष्पीकरण को क्या कहते हैं। तो देखिए, पौधों की पत्तियों से जो पानी का वाष्पीकरण होता है इसको कहा जाता है ट्रांसपायरेशन। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसपायरेशन। मतलब ट्रांसपायरेशन वह विधि है जिसके द्वारा पौधे की पत्तियों से पानी का वाष्पीकरण होता है। तो ट्रांसपायरेशन याद रखिएगा। देखिए इसमें से क्या आ रहा है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? हम लोग जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, जैसे एक श्वसन तंत्र। तो रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? श्वसन होता है। इवेपोरेशन मतलब क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। तो ये वाष्पोत्सर्जन मतलब क्या? जल वाष्प का वाष्पीकरण होना क्या कहलाएगा? इवेपोरेशन कहलाएगा। और श्वसन जो हम लेते हैं रेस्पिरेशन होता है, और ट्रांसपायरेशन जो होता है यह पौधे की पत्तियों से पानी का वाष्पीकरण करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पादप है? तो परजीवी पादप है, इसमें से देखिए तंबाकू के खेत में परजीवी पादप, कुछ परजीवी पादप के नाम याद नहीं, ट्रांसजेनिक के याद रखना। ये एक विधि है जिसके द्वारा जो है ना, मतलब कि एक फसल में दूसरे फसल को अच्छी तरह की से पैदावार कर सके, इसके लिए एक मतलब ये ट्रांसजेनिक किया जाता है। ट्रांसजेनिक करके एक सब्जी को या किसी फल को या किसी भी फसल को मतलब खराब होने से बचने के लिए दूसरे फल को उसमें रोक देते हैं, वही होता है ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक विधि एक वैज्ञानिक तकनीकी है, इसके द्वारा उपजाया जाता है। तो कुछ चीजों का नाम हम अभी बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उसको याद रखिएगा कि जब पूछ ले कि परजीवी कौन कौन से हैं तो परजीवी का याद रखिए। जैसे देखिए परजीवी पादप माना जाता है टमाटर, ठीक है, टमाटर हो गया, उसके बाद सोयाबीन हो गया, सोयाबीन के बाद कपास हो गया, मक्का हो गया, आलू हो गया, ठीक है, आलू हो गया, और धान हो गया। इस तरीके से क्या, धान तो इसमें नहीं रहेगा, चावल रहता है ऐसे लिखा हुआ, लेकिन हाँ वही हुआ बातें की। लेकिन इसमें जैसे करा परजीवी पादप है, तो इसमें तंबाकू के खेत में जो होता है ये सबसे मतलब मुख्य है। तो इस तरीके से मुख्य है, तो ये तंबाकू के खेत में हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। कौन कौन से बताया हम, जैसे हुआ टमाटर हो गया, सोयाबीन, कपास, मक्का, आलू इत्यादि, ये सब क्या है? तंबाकू। ये सब क्या है? परजीवी पादप है। मतलब इसको एक वैज्ञानिक तरीका होता है ट्रांसजेनिक का, उसके द्वारा इसको उपजाया जाता है, एक फसल को दूसरे फसल के तरीके से क्रॉसिंग करा करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, करा कि पीली बुखार यानी पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किसमें फैलता है? तो ये जो है मादा मच्छर के काटने से, क्योंकि देखिए मच्छर जो भी काटता है ना, नर मच्छर कभी भी नहीं काटता है, जब भी काटता है वो मादा मच्छर ही काटता है। तो ये मादा मच्छर, लेकिन ये मादा मच्छर का नाम क्या है? इस मादा मच्छर मतलब ये सूक्ष्म विषाणु से फैलता है, ठीक है, लेकिन मादा मच्छर के काटने से सूक्ष्म विषाणु हो जाता है और उसी सूक्ष्म विषाणु के कारण फैलता है। तो इसमें ईडिस इजिप्टियाई नामक एक मच्छर होता है। क्या होता है? ईडिस, ईडिस इजिप्टियाई, इजिप्टियाई
इजिप्टियाई, ठीक है। इजिप्टियाई नमक हो जाता है एक मच्छर की प्रजाति है, इसके काटने से यह फैलता है। ये जैसो बहुत ज्यादा कर्क रेखा और मकर रेखा जो है, कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच में स्थित जो भी शहर है, ठीक है, जैसे अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, इन सब शहरों में ये बहुत अधिक देखने को मिलता है इस मच्छर से काट करके पीली बुखार वाले लोग, ठीक है। ये पीली बुखार वाले लोग ज्यादातर अफ्रीका और अमेरिका, वही कर्क रेखा और मकर वाले रेखा के बीच में जो भी स्थित मतलब वहां पर रहने वाले हैं, जो वहां की भूमि पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है पित्त ज्वर। यह बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रकार के होते हैं पीली बुखार। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोगों को फैलाने वाला जो कीड़ा होता है, ठीक है, रोगों को फैलाने वाले कीड़े को क्या कहा जाता है? तो रोगों को फैलाने वाले कीड़े को वेक्टर कहते हैं। मतलब ये जो रोगवाहक कीड़ा होता है ना, तो इसको कहा जाता है वेक्टर, ठीक है। एक नया नाम आपको लग रहा है, वेक्टर वो वाला नहीं, फिजिक्स वाला सदिश वाला नहीं, वेक्टर है ये। वेक्टर मतलब इस कीड़े को कहा जाता है वेक्टर, जो कि रोग फैलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, करा के कीमोथेरेपी पद्धति, ठीक है, कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है। तो कीमोथेरेपी से कैंसर का उपचार किया जाता है। इसमें कैंसर में क्या होता है, कीमोथेरेपी किया जाता है और ये कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है कीमोथेरेपी द्वारा, ठीक है। कीमो में देखिए दो शब्द हैं, एक है कीमो, दूसरा है थेरेपी। कीमो का अर्थ होता है केमिकल यानी कि रसायन, और थेरेपी का मतलब होता है उपचार करना। तो मतलब रसायन के द्वारा उपचार करना क्या कहलाता है, कीमोथेरेपी। इसमें कैंसर में जो है कोशिका जो थी, कैंसर कोशिका, उसको नष्ट करने का काम करता है। इस कई प्रकार से इसको दिया जाता है, या तो फिर नली के द्वारा शरीर के अंदर भेज दिया जाता है, या फिर सुई के द्वारा अंदर भेज दिया जाता है। इस तरीके से कीमोथेरेपी किया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां को सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है, ठीक है। ये सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। देखिए जनन ग्रंथि देखिए प्रोजेस्टेरोन, जो कि महिलाओं में पाया जाता है प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन का कार्य क्या होता है, ये प्रेगनेंसी हार्मोन है, जो कि महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय में बहुत ज्यादा ये सहायता करता है। तो ये जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन हो गया, ठीक है। और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है वृषण में, ठीक है। उस तरह से देखिए आप पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि में क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि में हो जाएगा वृद्धि हार्मोन, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो मस्तिष्क में पाया जाता है, ये वृद्धि हार्मोन का काम करता है, ठीक है। उसके बाद अग्नाशय देखिए, तो अग्नाशय में कौन सा हो जाता है, अग्नाशय में होता है इंसुलिन, ठीक है। अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है, तो ये इसमें मिल जाएगा। और अधिवृक्क जो है वो कोर्टिसोन कार्टिसोन में होता है, ठीक है। अधिवृक्क में कार्टिसोन होता है। इस तरीके से तो देखिए, तो 1 का 2 और बी में 3 और 4 में 1 और सी में 1 और 4 में मतलब डी में 4 है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पृष्ठ तनाव गुण किसका है। तो देखिए पृष्ठ तनाव गुण किसका होता है, ठोस का होता है, द्रव होता है या गैस का होता है। तो पृष्ठ तनाव ठोस का गुण है, ठीक है। पृष्ठ तनाव किसका गुण है, ये ठोस का गुण है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो H3PO4 होता है फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। देखिए ये ऑप्शन के अनुसार आपको चूज करना है, ठीक है। ये ऑप्शन में देखिए फास्फोरस है, एल्युमिनियम है, ये सल्फर है, उसके बाद क्लोरीन है, इस तरीके से, ठीक। तो इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन यदि पूछ दे आपको कि सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता कौन है, तो फ्लोरीन होता है, ठीक है। फ्लोरीन होता है सबसे नेगेटिव, लेकिन इसके अनुसार फ्लोरीन नहीं है। तो इसी का जो दूसरा मतलब इसी वर्ग का दूसरा तत्व जो क्लोरीन होगा, वह क्लोरीन इसका आंसर हो जाएगा। तो क्लोरीन इसमें लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व सबसे अधिक, ठीक है। यदि फ्लोरीन दिया रहेगा तो F9 यानी कि हेलोजन ग्रुप का होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इस तरीके से F9 होता है आंसर, ठीक है। लेकिन यदि इसमें नहीं दिया है तो इसमें क्लोरीन हो जाएगा, यानी दूसरे नंबर पर यही आएगा। तो इस ऑप्शन के अनुसार इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 द्वारा व्यक्त किया गया है। तो देखिए Al2SO4 द्वारा व्यक्त किया गया है, एल्युमिनियम सल्फेट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका नाम देखिए, 2 क्वेश्चन इसी में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। Al2SO4 का होल थ्राइस जो है यह क्या है, यह एक एल्युमिनियम सल्फेट है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले 2 रसायन का नाम कौन से हैं। तो इसमें जो 2 रसायन होता है वह होता है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। तो AgCl और AgBr ये जो होता है ऑप्शन नंबर बी में, ये जो क्या करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातु अपनी वास्तविक स्थिति में
ठीक है, विद्यमान होती है। तो वास्तविक स्थिति में मुक्त स्थिति, मुक्त अवस्था में, जैसे सोना चांदी होता है, ये सब क्या है, धातु है, और यह धातु क्या रहता है, मुक्त अवस्था में रहता है, यानी कि मुक्त स्थिति में रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था, अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु में निहित ऊर्जा कितना दिया हुआ है, एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 केजी है। तो भूमि के ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भूमि के ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए कैसे हम निकालेंगे, चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले नंबर तो देखिए इसमें करना क्या है, तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं, देखिए कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो कार्य बराबर हम लोग लिखते हैं, कार्य बराबर यानी कि mgh का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, ठीक है। वर्क बराबर W बराबर mgh का यहाँ प्रयोग करेंगे, W बराबर mgh, ठीक है। तो mgh का प्रयोग करेंगे, W बराबर mgh। तो द्रव्यमान यहाँ देखिए W में दिया हुआ है 1500 जूल, ठीक है, 1500 दिया हुआ है। m का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 15 kg है। और g का मान तो जानते हैं पृथ्वी का लगभग 10 होता है, और h हमको निकालना ही है। तो देखिए 150 से ये 150 कट जाएगा, एक जीरो बच जाएगा, यानी कि 10 बच जाएगा। तो h बराबर मेरा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यह क्या है, हाइट है, तो मीटर में ही होगा। इसमें देखिए ऑप्शन को भी देख करके आप छांट सकते थे कि इसका आंसर क्या होगा। जब पूछ रहा ऊंचाई क्या है तो मीटर में ही होगा। सेंटीमीटर में ऐसे निकाल करके देखिए, सेंटीमीटर में भी है, कंफ्यूजन हो सकता था, इसीलिए निकालना जरूरी था। तो 10 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये न्यूटन वाला नहीं हो सकता है, पास्कल नहीं हो सकता है, और सेंटीमीटर में तो आया नहीं, मीटर में आया, इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में बॉयल के नियम का पालन अच्छी तरह से होता है। तो देखिए बॉयल का नियम का अच्छी तरह से समझने के लिए क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं। तो देखिए बॉयल के नियम में होता क्या है, ऐसे एक त्रिभुज बना लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं P, मतलब P हो गया प्रेशर, V हो गया वॉल्यूम, और T हो गया टेम्परेचर। तो इसको रखते हैं PVT, ठीक है, और यहाँ पर देते हैं B, C और G। देखिए इसमें होता क्या है, जब आपको बात करें बॉयल्स के लॉ, ठीक है, बॉयल्स के लॉ की बात करें तो इसके सामने वाला जो है ये कांस्टेंट रहता है, मतलब कि नियत इसमें ताप होगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, नियत रहेगा। और यह जो P है यह V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बल्कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि V बराबर 1/P कर सकते हैं, ठीक है। V बराबर क्या कर सकते हैं, 1/P होता है, यानी कि इसका जो आयतन है वो उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कब, जब ताप नियत रहता है, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि प्रेशर यदि हम इसमें बढ़ाएंगे तो आयतन कम होगा, और प्रेशर को घटाएंगे तो आयतन क्या होगा, इसको कम करेंगे तो ये बढ़ेगा, और इसको बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा। तो एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरीके से बॉयल्स लॉ। यदि आपको चार्ल्स लॉ की बात करेगा तो देखिए चार्ल्स लॉ में क्या करना है, चार्ल्स लॉ में आपको कांस्टेंट रखना है क्या, यदि यहाँ पर जो है कांस्टेंट इसमें P रखना है, और ये V और T के बीच, मतलब आयतन और टेम्परेचर के बीच में संबंध होता है कि जब दाब नियत हो तो चार्ल्स के लॉ में दाब नियत रहेगा। और उसी तरह से यदि इसको गैलुसेक के नियम, ठीक है, तो ये गैलुसेक है, तो गैलुसेक के नियम में क्या नियत रहेगा, तो यहाँ पर आयतन नियत रहेगा। इस तरीके से तीनों में देखना है आपको कि बॉयल्स लॉ का आएगा तो टेम्परेचर नियत, यदि चार्ल्स लॉ का दिया तो प्रेशर नियत हो जाएगा, यदि आपको गैलुसेक का नियम का दिया तो इसमें वॉल्यूम नियत हो जाएगा, यानी आयतन नियत हो जाएगा। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा था कि निम्नलिखित में से बॉयल्स लॉ, ठीक है, तो बॉयल्स लॉ कह रहा था, तो बॉयल्स लॉ यहाँ पर PVT, यहाँ पर है BCG। तो देखिए बॉयल्स लॉ में क्या टेम्परेचर नियत है, तो यहाँ पर क्या है, बॉयल के नियम के पालन अच्छी तरह से होता है, तो निम्न ताप और निम्न दाब पर होता है, लेकिन यह कहेगा नियत क्या रहता है, तो नियत टेम्परेचर रहता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसमें समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है। तो देखिए गर्मी को अवशोषित करने के लिए वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य रेफ्रिजरेटर करता है। कौन सा करता है, रेफ्रिजरेटर करता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कारण क्या है कि लोहा गर्मियों में फैलता है। बिल्कुल सही बात है। और इसका व्याख्या भी सही कर रहा है कि लोहे की पटरियों के बीच में अंतराल छोड़ दिया जाता है। और क्यों छोड़ा जाता है, तो इसका कारण यह है कि लोहा गर्मियों में क्या होता है, फैलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या भी कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे के 75 सेंटीमीटर है, जिस तापक्रम पर दाब दोगुना होगा और आयतन को स्थिर रखा जाए तो वह डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए इसको बनाने के लिए ना आपको एक यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि आयतन स्थिर है। अभी हम बताए थे कि यह कौन सा रूल पर काम करेगा, यहाँ पर P था, यहाँ V था और यहाँ T था, यहाँ पर लिखा हुआ था B, यहाँ C, यहाँ G। अब देखिए इसमें कह रहा है कि आयतन नियत हो, और जब आयतन नियत हो, वॉल्यूम नियत हो, तो यह कौन से नियम पर है, तो गैलो-सेक के नियम पर है। क्या, गैलो-सेक के। तो यहाँ P और T के बीच में रिलेशन, तो P और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि समानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, मतलब कि P1 बटे यदि P2 करें तो T1 बटे T2 हो जाएगा। इस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा पेज ले लेते हैं अच्छा सा, और उसके बाद हम कोशिश करते हैं इसको बनाने की। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखिए टेम्परेचर जो है, सबसे पहले टेम्परेचर दिया हुआ था कितना, 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था। तो इसको केल्विन में यदि बदलेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 273 जोड़ देंगे। तो 273 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन, और 300 केल्विन हो गया। ठीक है, आप देखिए इसमें T2 दिया हुआ है, T2 मतलब T2 पूछ रहा था कि उसका टेम्परेचर होगा क्या। ठीक है, क्या स्थिर रखा है। तो उसके बाद P1 को कह रहा है कि P1 जो है बाद में जाकर के 2P हो जाता है, मतलब कि प्रेशर डबल हो जाता है। क्वेश्चन में यही कह रहा था। फिर से आपको क्वेश्चन हम दिखा देंगे, पहले हमको बनाने दीजिए, बनाते हैं फिर आप दिखा देंगे क्वेश्चन का क्या रहा था। तो हमको जो टेम्परेचर आया वो टेम्परेचर कितना आया है, टेम्परेचर आया है 300 केल्विन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं P1 अब बटे P2 बराबर में लिखते हैं T1 अब बटे में T2। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए P1 P2 के जगह पर हम P और उसको डबल कह रहा है तो 2P हो जाएगा। ठीक है, दो गुना कह रहा है, दो गुना हो गया। और उसके बाद कह रहा था क्या, इसमें T1 दिया हुआ था कितना, 300 केल्विन आया था, 300 केल्विन अब बटे में T2 तो निकालना ही था। अब देखिए इसमें P से P कट जाएगा और 3 से उधर गुना हो जाएगा, तो यानी कि T2 बराबर यदि हम बात करें तो T2 बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 इधर से गुना हो जाएगा 300 में, तो ये हो जाएगा 600। तो 600 ये आ गया केल्विन, केल्विन आ गया तो इसको फिर घटाना भी पड़ेगा 273। तो 273 यदि हम घटा देते हैं तो 273 घटाने के बाद 600 में 273 घटा देंगे तो ये 327 डिग्री सेल्सियस बचेगा। तो ये 327 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा था। ठीक है, देखिए दो गुना हो जाएगा। इसमें जो सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर दिया, इसका कोई काम नहीं था। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, इसमें P1 बटे 2P, सॉरी P बटे 2P बराबर यहाँ पर करना था 300 और बटे में करना था T2। तो ये आ जाता है T2 बराबर आ जाता है 2 से, यहाँ P से P कट गया, 2 गुना हुआ 600 और 600 हो गया तो उसमें 273 घटा देंगे तो 327 डिग्री इसमें आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस था ना, तो डिग्री सेल्सियस यानी कि ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नर्म और छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का उपयोग किया जाता है। उसको क्या कहा जाता है, ध्वनिक सुरक्षा। ध्वनिक सुरक्षा मतलब ध्वनि बहुत ज्यादा इको ना करे, वो बहुत ज्यादा साउंड मतलब बहुत ज्यादा इको ना हो या फिर शोर ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, ध्वनिक सुरक्षा के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य की दूरी को कह रहा है L है, तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो इसमें याद रखिएगा तरंगदैर्घ्य 2 गुना हो जाता है, क्योंकि देखिए एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त है, तो जितना गया फिर उतना ही, तो मतलब ये 2 के बीच में, तो यहाँ L है तो यहाँ भी L होगा। इस तरीके से ये 2L हो जाएगा इसकी मध्य की दूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी। तो देखिए जल में प्रकाश की गति, ऐसे तो आपको याद ही रखना है कि निर्वात में प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन जल में 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। लेकिन यदि आपको अपवर्तनांक मान चलिए कि यहाँ पर 4/3 ना देकर के हीरा का अपवर्तनांक दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो इसको निकालेंगे कैसे। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो निर्वात में प्रकाश की चाल अब बटे होता है क्या, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल या तरंगदैर्घ्य या वेग कह सकते हैं, बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, वेग या तरंगदैर्घ्य कह सकते हैं। तो इसमें देखिए हम रखेंगे मान, इसमें मान रखेंगे तो यहाँ पर जो दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ था कि मतलब अपवर्तनांक बराबर, अपवर्तनांक तो 4/3 है और
निर्वात में प्रकाश की वेग होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, यही होता है ना। और उसके बाद बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल तो हमको निकालना ही था। तो अगर इसको इधर भेज दें, ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4/3 नीचे आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻8 अब बटे में 4/3 था, तो यहाँ पर 3 और 4 चला जाएगा ऊपर, 4 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से 3 से 3 कट गया। थोड़ा सा ये दिक्कत हो गया, थोड़ा सा देखिए 4/3 दिया हुआ था ना, 4/3 दिया हुआ था, फिर से लिखते हैं। तो यहाँ 4/3 था। अब बराबर में क्या करना है, प्रकाश निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है 3 × 10⁻8 और बटे में आता है माध्यम में प्रकाश का चाल। तो इसको हम इधर भेज देते हैं तो 4 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से 3/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम 3 × 9 9/4 करेंगे तो भाग देंगे, 9 में 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2.25 आ जाएगा। तो 2.25 तो हम लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 9/2 और गुने 10⁸। इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 2.25 और गुने 10 पर पावर क्या आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें नीचे, और वीडियो को शेयर जरूर करें। और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं, ताकि हम उसको आज अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करें और अपने आप को हम इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।